हेलो बच्चों, मैं हूं संजीव वर्मा। आज हम लोग RTS 13 का सलूशन देखेंगे। ये है फुल टेस्ट, पूरा सिलेबस है इसमें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होकर अलग अलग टेस्टों में आ चुका है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। दो नॉट गेट हैं और एक ये वाला नॉर गेट है। नॉट गेट का आउटपुट नॉर गेट में भेजते हैं तो एंड गेट बनता है। ये कई बार कर चुके हैं, पिछले टेस्टों में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं सीधे। ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कलर चेंज कर लेते हैं। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग ए सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द फोटो एमिसिव सब्सटेंस। कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाएगा या कम हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। नेगेटिव से इनका मतलब है कि जब हम लोग ये अप्लाई करते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो जैसे ये कैथोड है और ये एनोड है, ये वाला ये एनोड है, तो कैथोड को हम लोग नेगेटिव पे रखते हैं, एनोड को हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। नेगेटिव का मतलब इसका रिवर्स कर दें। रिवर्स मतलब जो पहले था अब कैथोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे कर दें और एनोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दें। इस तरह से ये कैथोड है, ये एनोड है, उल्टा कर दें। तो जाहिर सी बात, जो इनका ये वर्ड लिखा ना नेगेटिव पोटेंशियल, इसका मतलब रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। तो रिवर्स अप्लाई करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाएंगे कैथोड से एनोड और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही। दूसरे में रीजन लिखा है और रीजन में वो बता रहे हैं ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच स्टॉप्स द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए फोटो एमिसिव सब्सटेंस वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। वो कह रहे हैं जो रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस फोटो करंट को जीरो करा देता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो कैथोड से एनोड जाते हैं उसको स्टॉप कर देता है, वो पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वेरी करता है। तो ये तो हमें मालूम है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो एच न्यू नॉट माइनस फाइव अपॉन ई, यही तो होता है। के मैक्स को ही तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। के मैक्स जो होता है वो जितना के मैक्स इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में होता है। तो जब वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं मतलब के मैक्स की बात कर रहे हैं। और के मैक्स क्या होता है? एच न्यू माइनस फाइव नॉट, यही तो होता है। तो ये के मैक्स में और न्यू में लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। के मैक्स को वाई लिख लो, न्यू को एक्स लिख लो, माइनस फाइव नॉट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं। रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड जाने से रोक देता है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो करंट है, वो कम हो जाती है। तो ये रीजन है, लेकिन इसमें रीजन सही नहीं लिखा। जो लिखा है वो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो सही आंसर हम लोग टिक करेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो सही आंसर यहां पर होगा फोर्थ वाला, है ना। आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इस तरह रखा है। अब इसमें पूछना है क्या क्या होगा। ये इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का जो फील्ड होता है वो हमें पता है, इस तरफ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द शीट, इस तरफ, यहां भी इस तरफ होगा फील्ड। और यूनिफॉर्म होता है, ये भी पता है। इनफाइनाइट शीट अगर कंडक्टिंग है, इसमें लिखा नहीं कैसी है, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो दोनों चार्जेस पे फील्ड सेम होगा। तो प्लस चार्ज पे जितना आगे की तरफ फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट। तो प्लस चार्ज पे जितना आगे फोर्स लगेगा, माइनस चार्ज पे उतना पीछे फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं टॉर्क एंड ऑन डाइपोल इज जीरो एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड अवे। नेट फोर्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा।
दूसरे में भी नेट फोर्स का डायरेक्शन दिया है, मतलब ये गलत हो गया। बाकी तीसरे चौथे ऑप्शन में नेट फोर्स की बात नहीं करी, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी की बात करी। अच्छा, टॉर्क आप जानते हो P sin थीटा होता है डायपोल पे। जो डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा, कलर बदल लेते हैं, जो डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा वो माइनस से प्लस इस तरफ को होता है, इस तरफ। तो डायपोल मोमेंट भी आगे है, फील्ड भी आगे है, एंगल जीरो बनेगा, तो टॉर्क P sin थीटा वाले फॉर्मूले से P और E के बीच में एंगल जीरो है, तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क तो जीरो होगा, ये सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी हम सबको मालूम है वो होती है यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर माइनस P cos थीटा। डायपोल मोमेंट भी आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे है, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस P cos 0। cos 0 1 होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस P, और माइनस P मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी इस केस में डायपोल पे टॉर्क 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो सही ऑप्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा यहां पर थर्ड वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड a है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t। मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में मिड पॉइंट तक आने का टाइम, यहां से यहां तक आने का टाइम पूछ रहे हैं, a/2 तक आने का टाइम। और ये पिछले टेस्ट में भी डिराइव किया था और कहा था याद होना चाहिए, तो अब डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं t/12। मिड पॉइंट तक जाने का टाइम t/12 और मिड पॉइंट से आगे जाने का टाइम एक्सट्रीम पोजीशन तक t/6। ये कई बार बात हो चुकी है पिछले टेस्टों में भी, और इसका आंसर बोला था, आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। A convex lens made of glass has focal length 24 centimeter in air. It is fully immersed in water. Its focal length changes to। लास्ट टेस्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन था, इसलिए जानबूझ के हमने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि टेस्टों से आप कुछ सीखो, रिपीटिशन होगा क्वेश्चन का, तो डायरेक्ट आंसर लिखना सीखो। डिराइव कराया था और उसमें यह भी डिस्कस हुआ था कि जब किसी लेंस को वाटर में डुबो देंगे तो उसकी फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाती है। वाटर में डुबोने पर फोकल लेंथ 4 टाइम्स हो जाती है। कैसे डिराइव हुआ था? वही लेंस मेकर फॉर्मूले से, 1/f = जो वाला फॉर्मूला होता है। तो अब कह रहे हैं फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले 24 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 24 × 4 यानी 96 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकेंड वाला। सेकेंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन है, यूनिट्स लिखनी है। मैग्नेटिक इंडक्शन हम सब जानते हैं, गॉस में लिखते हैं, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड देखो किसमें किसमें है, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से कोई होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जो है वो एम्पियर पर मीटर में लिखते हैं, तो फोर्थ हो जाएगा। बी का 4। अब बी का 4 सेकंड में भी है, फर्स्ट में भी है, लेकिन फोर्थ में नहीं, तो फोर्थ नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में होता है, तो सी का 2 सी का 2 सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही सही हो जाए। फिर मैग्नेटिक मोमेंट वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाए, तो सही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिट लिखनी थी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस nn-1/2 होती है। n4 दिया है, तो 4 × 3/2, यानी ये आंसर हो जाएगा 6। पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। इस बार का पेपर हमने काफी आसान दिया था, इसलिए कि आपका थोड़ा मोरल सही रहे, बूस्ट हो जाए, पेपर कर लो। और चीजें पीछे की रिपीट भी थी, जिससे कि आपको ये भी एक्सपीरियंस हो जाए कि जो पेपर हो रहे हैं उनको दोबारा दिया जाए तो कर पाओगे कि नहीं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को हवा में बैलेंस करना है, उसके लिए कितना फील्ड चाहिए? तो आपको मालूम है नीचे की तरफ प्रोटॉन का वेट लगेगा जो उसको गिराना चाहेगा, और बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिए, QE। कितना फील्ड चाहिए? तो QE = mg, और इससे E हो जाएगा mg/q।
m आपको दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इंटू जी 10 हो जाएगा, q होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएंगे, -19 ऊपर जाएगा तो +19, -27 और +19 -8 और 10⁻1 10⁻⁻7, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मामूली सा था। अगला है, दो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं और उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। दो कंडक्टर्स हैं, एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2, उनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, दे आर कनेक्टेड बाय ए वायर, कनेक्टेड है। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन क्या है, पूछ रहे हैं देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो अब इनकी सरफेस डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। चार्ज Q1 Q2 मान लेते हैं, हमें मालूम है कि जब दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करता है और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होगा और फाइनली जो चार्जेस के रेशियो होते हैं स्फेयर्स में वो अपने अपने रेडियस के रेशियो में होते हैं। इस बात को भी हम पिछले टेस्टों में कई बार यूज कर चुके हैं। ये चार्जेस का रेशियो हो गया। अच्छा, चार्ज होगा कितना, सिग्मा इंटू एरिया, तो Q1 को लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू 4πr1 स्क्वायर और Q2 को लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू 4πr2 स्क्वायर, ये r1/r2 हो जाएगा। 4π कैंसिल, एक r1 से एक r1 कैंसिल, एक r2 से एक r2 कैंसिल, तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, ये r1/r2 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा r2/r1। तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो अपने अपने रेडियस के रेसिप्रोकल के रेशियो में होगा, यानी r2/r1, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा। तो रिवर्स बायसिंग पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ को बढ़ा देता है। रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग में उल्टा हो जाएगा, तो इंक्रीजेस द पोटेंशियल बैरियर, है ना, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेटवर्क शोन इन द फिगर, पावर इन 3 ओम इज 12 वॉट, 3 ओम में पावर 12 वॉट। तो देखो जैसे यहां से करंट आई पावर करंट से आएगी, इसमें मान लो I2 करंट चली गई तो इसमें I1 चली जाएगी, इन दोनों में I1 ही जाएगी, सीरीज में है, फिर इधर वापस I चली जाएगी। अब 3 ओम में पावर आपको गिवन है 12 वॉट, तो पावर होती है I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। पावर 12 वॉट है, 3 ओम में करंट हमें पता करनी है कितनी है और रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम, तो I2 स्क्वायर आ जाएगा 4, तो I2 आ गया 2 एम्पियर, यानी जो करंट जाएगी वो 2 एम्पियर होगी उसमें 3 ओम रेजिस्टेंस में। अब जो 4 ओम में पूछ रहे हैं करंट कितनी होगी, तो हमें मालूम है ये पूरा ऊपर वाली पूरी ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में लगे और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो ऊपर वाली पूरी ब्रांच का पोटेंशियल इक्वल टू नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल, तो अपर ब्रांच का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अपर ब्रांच इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ लोअर ब्रांच। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाले किसी भी वायर में किसी भी रेजिस्टेंस में पावर चाहिए तो ऊपर करंट सॉल्व करना पड़ेगा, करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर देंगे। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस होगा I1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस 5-6 ओम और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 इंटू 3 ओम। I2 2 एम्पियर आया है तो I1 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 6 आ जाएगा और इससे I1 आ जाएगा 1 एम्पियर, तो इसका मतलब पहले वाली ब्रांच में करंट 1 एम्पियर आ गई। अब पावर पूछ रहे हैं तो ओरल लिख सकते हो, पावर क्या हो जाएगा, 3 लिख देते हैं, पावर हो जाएगी I स्क्वायर R। तो अब आपसे 4 ओम में पावर पूछ रहे हैं तो वो I1 स्क्वायर R, I1 1 है और R 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4 वॉट। तो 1 ओम रेजिस्टेंस की पावर हो जाएगी 4 वॉट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसमें पूछना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ, देख के समझ जाना चाहिए। इसकी शक्ल आपको बताया था, व्हीटस्टोन ब्रिज की शक्लें याद रखो। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है,
व्हीटस्टोन ब्रिज में जो ये वाला रेजिस्टेंस है ये ब्रिज का काम करता है, ये तो बेकार बैलेंस ब्रिज होगा। तो ये 6 और 6 हैं, ये भी 6 और 6 हैं, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ऐसे ना समझ में आ पाए तो ब्रिज बना लो। देखो ये पॉइंट ए ले लिया आपने, इधर तरफ पॉइंट आपने डी ले लिया, बीच में सी और बी है, एक तरफ सी ले लो एक तरफ बी ले लो। अब देखो ए से सी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड लगा है, ये वाला C3, तो ए से सी के बीच में C3 लगा है 6 माइक्रोफैरेड लगा दिया। ए से बी के बीच में भी 6 माइक्रोफैरेड लगा है, तो ए से बी के बीच में भी 6 माइक्रोफैरेड लगा दिया। सी से बी के बीच में 20 माइक्रोफैरेड लगा है, सी से बी के बीच में 20 माइक्रोफैरेड लगा दिया। सी से डी के बीच में देखो C4 लगा है 6 माइक्रोफैरेड, तो सी से डी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड, और फिर बी से डी के बीच में 6 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर देख लो, कोई छूटने ना पाए, तो ये सब हो गया। अब तो समझ में आता है व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है। क्यों? 6/6 1 आएगा, इधर भी 6/6 1 आएगा, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। बैलेंस्ड है तो ये बेकार हो जाएगा। ऊपर वाले 6 और 6 सीरीज में, तो 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। नीचे भी 6 और 6 सीरीज में 3 आ जाएगा, और 3 और 3 पैरेलल में 6 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 6 माइक्रोफैरेड, है ना। कह रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले चार्ज किया गया है, देन आइसोलेटेड कर दिया गया, देन उसमें से आइसोलेट कर दिया गया, इसका मतलब बैटरी को हटा दिया गया। तो पहले चार्ज किया गया, फिर बैटरी हटा दी गई। अब इतने का मतलब समझ लो, चार्ज किया गया है फिर बैटरी हटा दी गई है, तो कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, Q रिमेन्स कांस्टेंट। जब कैपेसिटर को एक बार चार्ज करने के बाद बैटरी हटा देते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब कह रहे हैं द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लेट सेपरेशन। अब प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया गया। तो आपको मालूम है कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0 A/d। जब d को बढ़ा दोगे तो c जो है वो कम हो जाए। तो प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाया गया तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं और क्या होगा, तो देखो कैपेसिटेंस कम होगा, सब में कम ही लिखा है, आखिरी में इंक्रीजेस लिखा, तो चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। बाकियों पे क्या असर पड़ेगा, चार्ज कैसा रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज कांस्टेंट। पहले में इंक्रीजेस लिखा, ये नहीं हो सकता। देखो पहले क्या लिखा है, चार्ज, फिर पोटेंशियल, फिर कैपेसिटेंस, तो आखिरी वाला कैपेसिटेंस है, तो आखिरी वाला डिक्रीजेस, तो इन तीनों में डिक्रीजेस सही है ना। पहला चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, तो दूसरे तीसरे दोनों में ऐसा है। तो अब ये सेकंड वाला डिसाइड करेगा सही आंसर कौन सा होगा। सेकंड वाला क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल पे क्या असर पड़ेगा, आप सबको मालूम है पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स Q/C होता है, यही तो होता है। चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/C होगा। C कम हो गया, देख रहे हो C कम हो गया, जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो C कम हो गया, और C कम हुआ है तो V बढ़ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जिसमें इंक्रीजेज ऑप्शन सेकंड नंबर पे होगा वो सही होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। तो दूसरा सही आंसर होगा। पोटेंशियल दिया है, फील्ड पूछा गया है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। पोटेंशियल दिया है 6xy - y + 2yz, ये पोटेंशियल दिया। फील्ड पूछ रहे हैं, फील्ड का x कंपोनेंट होता है -∂V/∂x, माइनस बाहर ले लेंगे। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है उसको छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट ले लेते हैं, तो बाकी सब y और z सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो x को छोड़कर y z कांस्टेंट, तो यहां 6 कांस्टेंट y कांस्टेंट। x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, yz कांस्टेंट है 0 हो जाएगा,
यानी ई एक्स की वैल्यू ये आ गई। ई वाई वो होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। अब वाई को छोड़कर बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे, तो यहां 6x कांस्टेंट, वाई का 1 हो जाएगा, माइनस यहां वाई का 1 होगा, यहां 2 और z कांस्टेंट होगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1 होगा। Ez होता है माइनस डेल वी बाई डेल जेड, ये आएगा माइनस एक्स वाई कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, यहां भी y का 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2y, z का 1 हो जाएगा। नेट फील्ड पूछा गया है, आईजे फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो ये होगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। वैल्यू रखेंगे, ई एक्स की वैल्यू आई है माइनस का 6y, ई वाई की वैल्यू आई है माइनस का 6x प्लस 2z प्लस 1 जे कैप, और z की वैल्यू आई है माइनस 2y के कैप। अब कहां पे फील्ड निकालना है, जहां कह रहे हैं वो वैल्यूज पुट कर दो, आंसर मैच कर लो। तो 1,1,0 पे फील्ड निकालना है, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1, z की जगह 0 रखो। तो इसमें y की जगह 1 रखोगे तो ये आएगा माइनस 6i कैप, इसमें माइनस 2i कैप है, गलत हो गया, इसमें माइनस 3i कैप है, गलत हो गया, इन दोनों में से एक हो सकता है। अच्छा, दोनों में अब दूसरा चेक कर लो, दूसरा चेक करेंगे तो y वाले में आएगा, z वाला चेक कर लो, आसान है वैल्यू रखना क्योंकि सब अलग अलग है। इसमें y 1 रखोगे तो माइनस का 2k कैप आएगा, इसमें माइनस का k कैप आ रहा है, यहां माइनस का 2k कैप आ रहा है, यही सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, चेक कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी दी हुई है 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक मटेरियल पे गिरता है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 है। आपको ये बता है कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया होता है वोल्ट में, तो उसी में अगर यूनिट बदल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें तो वो के मैक्स बन जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है, तो के मैक्स हो जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, के मैक्स इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो 0.5 इक्वल टू 2.48 माइनस वर्क फंक्शन फाई नॉट, तो फाई नॉट आ जाएगा 2.48 माइनस 0.5, सॉल्व करेंगे तो ये 1.98 आ जाएगा, 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, एकदम डायरेक्ट है, ये सब बातें पीछे रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन में। ये जो पॉइंट्स होते हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। माइनस साइन तो ये बता रहा है कि वो रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसा पहले था अब उसके उल्टा लगाया गया है। वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू इसकी 4 वोल्ट है, इसकी 2 वोल्ट है, तो बड़ा कौन सा हुआ 4 वोल्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 वोल्ट, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बिग जो कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो ये ना सोचना कि सर -4 तो -2 से छोटा है, माइनस यहां पर डायरेक्शन बता रहा है ना कि रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ। वैल्यू तो छोटी कौन सी है 4 वोल्ट, तो पूछ वैल्यू कौन सी छोटी है 2 वोल्ट, तो मैक्सिमम पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा 4 वोल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर है ये, इसका रेजिस्टेंस यहां आर है, और ये एक स्लाइडर है, ऐसे तो बना देते हैं प्रॉपरली, ये एक स्लाइडर है इस तरह से। ये नया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पिछले किसी टेस्ट में हमने नहीं दिया, है ना, तो इसको ढंग से समझ लो, ये नया क्वेश्चन। ये एक स्लाइडर है जो ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, इधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, स्लाइडर का मास m मान लो, तो इसका वेट mg नीचे लगेगा। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां परपेंडिकुलर है प्लेन के, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जैसा है इस तरह से मान लेते हैं B। तो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या निकालना है,
A uniform magnetic field is applied perpendicular to the plane AB and CD moves with a constant velocity। तो ये कह रहे हैं ये जब constant velocity से move करेगा स्लाइडर तो इसकी velocity क्या होगी। कह रहे अगर स्लाइडर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालना। तो इसको समझ लो थोड़ा। पहला क्वेश्चन उठता है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्यों। पहला तो क्वेश्चन ये चलेगा क्यों, फिर क्वेश्चन में वेलोसिटी कांस्टेंट होने की बात कैसे आ गई, क्या कॉन्सेप्ट है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, पूरा समझते हैं। तो चलेगा क्यों, तो जैसे इसको छोड़ोगे ये mg की वजह से नीचे चलना शुरू करेगा, mg नीचे लगेगा उसकी वजह से ये नीचे चलना शुरू करेगा। जैसे ही नीचे चलेगा तो क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई मेटल रॉड मोशन करती है तो उसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाता है, याद है VBL। तो इसमें मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। किधर तरफ डायरेक्शन होगी, तो आपको बताया था मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं V क्रॉस B डॉट L, और अपने समझने के लिए बताया था इसका डायरेक्शन हम लोग V क्रॉस B के डायरेक्शन में लेते हैं। V नीचे की तरफ है, B अंदर की तरफ है, तो राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। V की तरफ उंगलियां, B अंदर की तरफ है, B की तरफ हथेली, तो V क्रॉस बी से इस तरफ को मोशनल ईएमएफ आ जाएगा आगे की तरफ। अब डायरेक्शन वगैरह आपको काफी समझाई है, ध्यान रखनी। तो आगे की तरफ इस तरह से मोशनल ईएमएफ आ गया। जब ईएमएफ इस तरफ को है तो करंट भी इसी तरफ को फ्लो होगी, तो ऐसे करके इस सेंस में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ये कौन सी करंट होगी, इंड्यूस्ड करंट। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी इस टाइप। क्या करंट की वैल्यू होगी, तो I होगा E बाई आर, E बाई रेजिस्टेंस। E कितना है, तो आपसे कहा था अगर V, B और L तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो EMF डायरेक्टली VBL हो जाता है। देखो यहां V ऐसे है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे V मान लेते हैं वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और L ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में है, V Y डायरेक्शन में है, लेंथ X डायरेक्शन में, तीनों परपेंडिकुलर। तो EMF डायरेक्टली हो जाएगा VBL बाई R, ये करंट आ गई। अब क्या कॉन्सेप्ट होगा, जब करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में और अगर करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो मैग्नेटिक फील्ड वायर पे फोर्स लगाता है। तो जो यही वाला मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे अब फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा, I की वैल्यू है BLV बाई आर, इंटू LB करेंगे तो LB हुआ, और साइन थीटा एंगल होता है L और B के बीच का। सब परपेंडिकुलर है आपस में, हमने पहले ही देखा, एंगल 90, साइन 91 हो जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, ये फोर्स होगा। यानी वायर पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर। किस तरफ लगेगा, तो इस फॉर्मूले के वेक्टर फॉर्म से हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है IL क्रॉस B। इस फॉर्मूले के हिसाब से सोचें तो L क्रॉस B के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। L का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, तो करंट आगे है तो L आगे, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, तो L की तरफ उंगलियां और B की तरफ हथेली, B अंदर है तो हथेली अंदर की तरफ, L क्रॉस B। मेरी शक्ल नहीं दिख रही है लेकिन हाथ दिख रहा है, हाथ पे ध्यान दें। L क्रॉस B, तो L क्रॉस B से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, L क्रॉस B, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। यानी इस रॉड का डायग्राम अगर इधर बना के दिखाएं, अलग कलर ले लेते हैं, इस रॉड का डायग्राम इधर बनाएं तो ये रॉड हो गया, इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और वो है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, ये फोर्स लग रहा है। अब कह रहे हैं रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है। आप खुद बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी, जब सारे फोर्स बैलेंस हो जाएं, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। तो रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से तब चलेगा जब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएं। बैलेंस करा दो,
तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के। और इससे v सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा एम जी आर बाई बी स्क्वायर एल। इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, जो वो पढ़ते हैं ना फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टोक्स लॉ में, ये वही टर्मिनल वेलोसिटी है एम जी आर अपॉन बी, उसी तरह की है, वो नहीं है, उसी तरह की है, एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन होना चाहिए सेकेंड वाला, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अब मेरे हिसाब से आपको ये आंसर याद कर लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसा क्वेश्चन दिखता है, आंसर हमेशा इसी पैटर्न पे होगा, क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आएगा, आंसर याद कर लो। नेक्स्ट है डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्वायर्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इतने इतने सेकंड। एक डिस्क है जो शुरू में रेस्ट में थी, बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई 20 रेडियन पर सेकंड, और टाइम कितना लगा 0.4 सेकंड। ये पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं टॉर्क बताओ, ये क्वेश्चन है, टॉर्क बताओ। टॉर्क निकालने का ऑप्शन हमें पता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क चाहिए तो अल्फा निकाल लें, आई गिवन है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 40 केजी इंटू मीटर स्क्वायर, तो आई पता है, टॉर्क निकालना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 20 दिया है, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा हमें चाहिए, टाइम 0.4 सेकेंड दिया। अल्फा सॉल्व हो गया 20 अपॉन 0.4 यानी 50 रेडियन पर सेकेंड, अल्फा मालूम हो गया। अब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं, तो टॉर्क होता है आई अल्फा। आई 40 दिया है, अल्फा 50 आया है, टॉर्क आ जाएगा 2000 न्यूटन मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहां पर थर्ड वाला, 2000 न्यूटन मीटर, है ना। ये मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स पैरेलल रखी हुई हैं, इनफाइनाइट इनकी साइज है, साइज इनफाइनाइट मानेंगे तभी सारी चीजें वैलिड होंगी, तो साइज इनका काफी बड़ा है, डायग्राम में जितना भी दिख रहा हो, लेकिन इनफाइनाइट साइज हम लेंगे। अब कह रहे हैं इन पे 3 चार्जेस दे दिए गए हैं, जब चार्जेस मेटल प्लेट्स को दोगे तो आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, इंडक्शन होगा, एक प्लेट की वजह से दूसरे पे इंड्यूस चार्ज आएगा, उनमें आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, तो चार्जेस अपने आप को बार बार रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर ऐसी कंडीशन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि वहां पर गॉस लॉ फॉलो हो जाए और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। तो उतने डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको सीधा तरीका ध्यान रखना। ये भी नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पिछले टेस्ट में दे चुके हैं कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, उसी का इस्तेमाल है, तो डायरेक्ट बताते हैं। आपसे थर्ड प्लेट का चार्ज पूछा जा रहा है, 2q माइनस 4q 10q, 3 चार्जेस दिए गए हैं। जब भी ऐसा हो, 3 प्लेट हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, सबके लिए तरीका वैलिड। आप इनका टोटल चार्ज ऐड कर लो, तो 10 + 2 12 माइनस 4 8, 8q आ जाएगा, अपॉन 2 कर दो, आधा कर दो, ये ट्रिक है, इसको याद कर लो। आधा कर दोगे, जितना चार्ज आया, तो 8q जोड़ने पर आया, आधा करने पे 4q आया, उतना उतना चार्ज जो आउटर मोस्ट सरफेसेस हैं इस पे आ जाए, तो इस पे 4q आ जाएगा और इस पे 4q आ जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी लगाओ, अलग अलग सरफेस का चार्ज मालूम हो जाएगा। कैसे, हमसे केवल इस पे पूछा गया है, सी पर, तो सी की बात कर रहे हैं, प्लेट सी पर टोटल 10q चार्ज दिया था, इधर 4q आया है, तो टोटल 10q होने के लिए इधर क्या आएगा 6q, और कुछ करना ही नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो एक सरफेस पे 6q होगा इनर वाले पे, आउटर वाले पे 4q होगा। जैसे इस पे पूछा जाता तो टोटल 2q दिया था, इधर 4q आ गया है, तो टोटल 2q होना है, तो इधर क्या आना पड़ेगा -2q। ये पूछा नहीं गया, बस इसलिए बता रहे कि समझ लो। तो +4q -2q मिलाकर 2q हो जाएगा। अच्छा, आमने सामने चार्ज इक्वल और अपोजिट होते हैं ड्यू टू इंडक्शन, तो इधर -2q आया है, तो इधर क्या आएगा +2q, ये +2q होगा। और इसका टोटल चार्ज -4q है, इधर +2q आया है, तो टोटल -4q होने के लिए इधर -6q आना पड़ेगा, तो +2q और -6q जोड़ के प्लस माइनस का 4q आ जाए। इधर -6q है तो सामने +6q आएगा, वो ऑलरेडी बना चुके।
तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना, आपको बस इस प्लेट का पूछा गया था, इधर 4Q आया तो इधर 6Q आएगा, तो इनर सरफेस पे 6Q और आउटर सरफेस पे 4Q, उसके हिसाब से सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 6Q ऑन इनर सरफेस एंड 4Q ऑन आउटर सरफेस। ये कह रहे हैं एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये लंबाई चौड़ाई सब 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ ब्रेथ सब 15 सेंटीमीटर है, और कह रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 50 सेंटीमीटर तक फैला हुआ है, तो पूछ रहे हैं t = 10 सेकेंड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो जब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 10 सेकेंड्स में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वीटी वाले फॉर्मूले से लिखें तो 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा, और 20 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, अंदर, और जब अंदर आ जाएगा तो इसके पूरे एरिया से फ्लक्स पास हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि पूरे भर में फ्लक्स है और अभी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो ना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा ना बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आएगा फोर्थ वाला, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, जिस वक्त ये एंटर कर रहा होगा, तो जैसे पहले पहली साइड एंटर हुई, फिर और आगे गया, फिर और आगे गया, एंटर करते समय मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और जब ये निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन जिस वक्त ये पूरा अंदर मूव कर रहा होगा या पूरा बाहर मूव कर रहा होगा, कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, सीधा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। ए स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम हाइट h रीचेस द अर्थ सरफेस इन 1 सेकेंड। एक हाइट h से स्टोन को ड्रॉप करते हैं और कह रहे हैं जमीन तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगते हैं। हमें मालूम है जमीन तक पहुंचने का टाइम होता है t = √2h/g, और ये 1 सेकेंड दिया। अब कह रहे हैं इसको मून पे ले जाएं और वहां गिराएं तो कितना टाइम लगेगा। मून पे g की वैल्यू g/6 हो जाती, तो अर्थ पे इतना है तो मून पे t' हो जाएगा, बस चेंज क्या आएगा, g की जगह g/6 लिख देंगे, तो यानी t' आ जाएगा √2h/g × 6। इसको अलग अलग लिख लो, √2h/g × √6। √2h/g 1 सेकेंड दिया था, तो ये 1 × √6, यानी आंसर आ जाएगा √6 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये टेस्ट, ये क्वेश्चन कई पुराने टेस्टों में दे चुके हैं डायरेक्टली, और इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, 5/6 mgr आता है ना, 5/6 mgr। कैसे निकालोगे? सरफेस से कितनी हाइट तक ले गए? h हाइट तक, 5r हाइट तक। सरफेस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? -GMEm/r। h हाइट पे ले गए, वहां क्या हो जाएगी? -GMEm/6r। 6 क्यों लिया? सेंटर से हाइट लेते हैं ना, सरफेस से हाइट गिवन है, तो सेंटर से क्या डिस्टेंस होगी? ये h 5r है, ये r है, तो टोटल सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 6। हाइट तो सरफेस से दी है ना। ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, घटा दो, तो -GMEm/r कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1/6 और वहां बचेगा, ये कॉमन ले लेंगे घटाएंगे तो यहां आएगा 1/1। ये माइनस का 5/6 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5/6 GMEm/r। GME को बताया था GRE² लिख सकते हैं, जहां भी मास ऑफ अर्थ को हटाना हो तो G × ME को G × R² लिख सकते हैं। R रेडियस ऑफ अर्थ है, ये लिख सकते हैं, तो GME को GR² लिख देंगे, तो 5/6 GME की जगह GR² × M/R।
एक आर आर कटेगा, 5/6 mgr आंसर आ जाएगा। याद होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, ये भी क्वेश्चन आपका करा हुआ है, पिछले टेस्टों में दे चुके हैं। पूछ रहे हैं ये एक सैटेलाइट प्लेनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, A1 एरिया को कवर करता है 24 घंटे में यानी एक दिन में, A2 एरिया को 2 डेज में कवर करता है, A3 एरिया को 3 डेज में कवर करता है। कहने A1 A2 A3 का रिलेशन बताइए। केपलर का क्वेश्चन है, केपलर लॉज का, और केपलर लॉज में कौन सा वाला क्वेश्चन है ये, तो ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। केपलर का जो लॉ था, वो लॉ कहता था कि जब कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है, सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ, तो सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड होता है ये लॉ। तो da/dt इक्वल टू कांस्टेंट, यानी एवरेज लिखें तो a/t कांस्टेंट होता है। पहला एरिया कवर हुआ A1, टाइम लगा 1 डे, तो a/t में आ जाएगा A1/1। टाइम को डे में लिख लेते हैं, सब में डे है तो क्या डे कैंसिल हो जाएगा, यूनिट सेम आएगी। दूसरे में एरिया A2 कवर हुआ, कितने दिन में कवर हुआ, 2 डेज में। तीसरे में A3 एरिया कवर हुआ और 3 डेज में। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6A1 इक्वल टू 3A2 इक्वल टू 2A3, ये रिलेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पहले। इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से 2 में आ गया, पूछ रहे हैं वेवलेंथ कितनी इमिट करेगा, तो 1/λ इक्वल टू r, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा। 1 जहां से आया तो 4², कह रहे हैं कहां से कहां आया, 4 से 2 में, तो 2² माइनस 1/4², तो 1/λ होगा r 1/4 माइनस 1/16, तो 1/λ सॉल्व कर ही लोगे इसको एलसीएम लेकर, 3r/16 आ जाएगा, तो लैम्डा आएगा 16/3r। डायरेक्ट क्वेश्चन थे, फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर है, वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकेंड है, लैम्डा 60 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहे हैं वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो देखो लिखना शुरू करते हैं। वेव का इक्वेशन हम लोग इस पैटर्न पे लिखते हैं, देखो इस पैटर्न पे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस kx या प्लस kx, इस पैटर्न पे लिखते हैं। अब शुरू करते हैं, तो y इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड होता है, 0.2 मीटर दिया है तो 0.2 रख ले, साइन ओमेगा, ओमेगा होता है 2πn या 2π/t। अब n कहां से लाएं, तो वेलोसिटी 360 दी है, लैम्डा 60 दिया है, v इक्वल टू n लैम्डा लगाओ, तो वेलोसिटी 360 और लैम्डा 60, तो n आ जाएगा 6, यानी फ्रीक्वेंसी 6 आ गई। ओमेगा होता है 2πn, बाद में वैल्यू रख लेंगे, ये हो गया। वेव प्लस एक्स में जा रही है, जब ओमेगा टी पॉजिटिव में लिखा होता है तो वेव प्लस एक्स में जाती है तो साइन माइनस लेते हैं, वेव माइनस एक्स में जाती है तो साइन प्लस लेते हैं। प्लस एक्स में वेव जा रही है तो साइन माइनस का आएगा। के होता है 2π/λ और इंटू एक्स, ये वेव इक्वेशन हो गया, वैल्यू रख लो। तो y इक्वल टू 0.2 साइन, सब में देखो 2π कॉमन होकर आ रहा है, हम भी कॉमन ले लेते हैं, तो 2π कॉमन ले लिया, n की वैल्यू 6 आई थी तो यहां 60 हो गया, यहां 2π कॉमन हो गया तो x/λ बचा, लैम्डा 60 था 60 रख दिया। मैच कर लो कौन सी इक्वेशन आ रही, 0.2 साइन 2π 60 माइनस 0.2 साइन 2π 60, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। कर सकते हो ऐसे। आज ही वाली क्लास में वेव्स में आपको ये सिखाया था लिखना। 28th क्वेश्चन, कह रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है, कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है। आपको पता है जिसमें ये वाला रीजन लंबा होता है वो स्ट्रॉन्गर मटेरियल होता है, और ऐसे भी समझ सकते हो इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल कम है,
और जो स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का वो यंग्स मॉडुलस देता है। तो जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा, उसका स्लोप ज्यादा, उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा, और यंग्स मॉडुलस ज्यादा तो मटेरियल ज्यादा स्ट्रॉन्गर। तो इसमें कुछ खास नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। कह रहे हैं टेंशन जब किसी मेटल वायर में T1 है तो उसकी लेंथ L1 है, और जब टेंशन T2 हो गया तो लेंथ L2 हो गई। ये भी क्वेश्चन पहले का दिया हुआ है, आंसर याद होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही होता है। बता देते हैं, एक बार याद दिला देते हैं। अगर वायर की लेंथ को L0 मान लें तो इसको स्ट्रेच किया गया, टेंशन कब आएगा, वायर को स्प्रिंग जैसा मान लो, तो जब वायर को स्ट्रेच किया तो लेंथ L1 हो गई, L0 से बढ़कर L1 हो गई। तो टेंशन क्या होता है, ये वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, F इक्वल टू KX वाला, उसमें F की जगह टेंशन आ गया, K को K मान लेते हैं, और इलॉन्गेशन कितना हुआ, L1 माइनस L0। भाई L1 बढ़ी हुई लेंथ, L0 नेचुरल लेंथ, तो इलॉन्गेशन क्या होगा, L1 माइनस L0। सिमिलरली T2 हो जाएगा K टाइम्स L2 माइनस L0। डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, K कैंसिल हो जाएगा, T1 बाई T2 आ गया L1 माइनस L0 अपॉन L2 माइनस L0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T1 इंटू L2 माइनस L0 इक्वल टू T2 इंटू L1 माइनस L0। L0 हमें सॉल्व करना है, तो T1 L2 माइनस T1 L0, T2 L1 माइनस T2 L0। इसको उधर लेते जाएं, इसको इधर ले आए, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, इसको हटाते हैं। T2 L0 को इधर ले आए तो L0 कॉमन आ जाएगा, T2 माइनस T1 L0। T1 L2 को उधर ले जाए तो T2 L1 माइनस T1 L2। L0 सॉल्व हो गया, T2 L1 माइनस T1 L2 अपॉन T2 माइनस T1। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, कर लोगे। फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, पूछ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम बताओ। हमें पता है, आपको बता रखा है, फोर्स टाइम ग्राफ आए तो सबसे पहले इंपल्स के विषय में सोचोगे, इसका एरिया इंपल्स देता है। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स देता है, और इंपल्स हमें पता है चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है मतलब इंपल्स निकालना, और इंपल्स निकालना है मतलब एरिया निकालना। आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछ रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम मतलब इंपल्स, और इंपल्स मतलब एरिया, एरिया निकालना है। और एरिया दिख रहा है 0 होगा, क्योंकि ऊपर सिमेट्रिकल ग्राफ बना है, तो जैसा ऊपर पॉजिटिव हिस्सा है वैसा नीचे नेगेटिव होगा। तो टोटल एरिया भाई इस हिस्से का नेगेटिव, इस हिस्से का नेगेटिव और इस हिस्से का पॉजिटिव मिलाकर क्या हो जाएगा, 0। एरिया 0 है तो आंसर भी 0 आएगा, चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा, इंपल्स 0 हो जाएगा, है ना। अगर इनसफिशिएंट लेंथ की कैपिलरी है तो उसमें पूछ रहे हैं क्या मैक्सिमम राइज ऑफ लिक्विड कहां तक जाएगा या क्या होगा। तो उस केस में जब कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की होती है तो लिक्विड टॉप तक जाता है, फिर उसकी मेनिस्कस थोड़ी सी बढ़ जाती है और लिक्विड वैसे ही स्टेबल हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, मेनिस्कस विल एडजस्ट इटसेल्फ सो दैट वाटर डज नॉट स्पिल, बाहर नहीं बहता वाटर, है ना। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, याद होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्थ। बाकी अगर नहीं भी पता है पॉइज किसकी होती है तो ऐसे समझ लो, पॉइजली लॉ पढ़ते थे, वो विस्कस वाले चैप्टर में आता है, विस्कोसिटी वाले, ऐसे भी नहीं समझ में आता। तो इन तीनों की यूनिट तो बेसिक है, पता है, तो बस यही एक नया है, तो विस्कोसिटी। एक पार्टिकल P रिवॉल्व कर रहा है सर्किल में, 0 टाइम पर 30 डिग्री के एंगल पे था, T टाइम पर यहां आ गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो T टाइम में जब यहां आएगा तो कितने एंगल से टर्न करेगा, ये वाला एंगल थीटा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो थीटा ओमेगा T के बराबर हो जाए, है ना। अब कह रहे हैं उसका एक्स प्रोजेक्शन बताओ। एक्स प्रोजेक्शन का मतलब है ये देखो,
0 टाइम पर पार्टिकल यहां पर था, t टाइम पर पार्टिकल वहां आ गया, तो अब सीधे t टाइम की बात करते हैं। t टाइम पर ये पूछा गया है, t टाइम पर पार्टिकल यहां कहीं है टाइम t पर, और इसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से, थीटा ऊपर वाला और 30 डिग्री नीचे वाला मिलाकर 30 प्लस थीटा, π/6 प्लस थीटा एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो है 30 प्लस थीटा यानी π/6 प्लस थीटा। अब कह रहे हैं इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन बताओ, एक्स एक्सिस पे ये चीज हमें पता है रेडियस हो जाएगी। एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन का मतलब है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन। अब ट्राइंगल से वैल्यू निकालनी है, तो cos π/6 प्लस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x/r, x की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी r cos π/6 प्लस थीटा। तो सही आंसर होगा r cos π/6 प्लस थीटा। और थीटा क्या है यहां पर पहले देख चुके हैं ओमेगा टी, तो थीटा की जगह ओमेगा टी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नीट में आया था इस तरह का, उसी को देखकर हमने दिया है। When a particle of mass m is attached to a vertical spring of spring constant k, एक m मास का पार्टिकल एक वर्टिकल स्प्रिंग से अटैच्ड है, इसका मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, एंड रिलीज, और इसको रिलीज कर दिया जाता है। इट्स मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाई, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है y इक्वल टू y0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्प्रिंग मास सिस्टम देखकर ये तो हमें समझ आ ही जाना चाहिए कि एसएचएम करेगा। एसएचएम जब आपको पढ़ाया था तो कहा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी एसएचएम का ही इक्वेशन देता है, बस इसमें अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्म में इक्वेशन लिखा है तो जो y है, जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, उसको मीन पोजीशन से मेजर नहीं किया गया है। तो अब अगर उस हिसाब से सोचें तो कहा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ये लिख लेते हैं, अलग अलग करें तो y इक्वल टू आएगा y0 बाई 2 माइनस y0 बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। ये वाला हिस्सा जो है, ये कई बार इस तरह की बातें बता चुके हैं पहले, ये वाला हिस्सा एसएचएम को डिनोट कर रहा है, ये तो स्टैंडर्ड एसएचएम हो गया। और इसमें जब ऐसा कोई कांस्टेंट टर्म लिखा होता है, एसएचएम वाले टर्म के अलावा कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि y को मीन पोजीशन से मेजर नहीं किया गया, y इज नॉट मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। बात समझ में आती है, ये क्लियर हो गई बात है। अब अगर आपको इसमें मीन पोजीशन निकालनी है तो इसको इधर ले आओ, कांस्टेंट टर्म को, y माइनस y0 बाई 2 इक्वल टू माइनस y0 बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ये एसएचएम का इक्वेशन आ गया। अब तुमसे कहा जाए कि इसमें क्या पूछ रहे हैं, देखो आपसे ओमेगा पूछ रहे हैं, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ओमेगा पूछ रहे हैं। अब इसमें एक चीज समझ लो, पहला स्टेप क्या है कि तुम इसमें यह पता करो ओमेगा कितना होगा। ओमेगा हमें मालूम है स्प्रिंग मास सिस्टम में टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट m बाई के, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, ये होता है। ये करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के बाई m, ये ओमेगा। अच्छा, इक्वेशन से ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जो टी का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा कहलाता है। तो जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो टी का कोफिशिएंट होता है, और यहां टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा है, इसका मतलब ये 2 ओमेगा की वैल्यू होगी। 2 पाई बाई टी, ये ओमेगा ना लिखो इसको, 2 पाई बाई टी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और तुमसे कोई पूछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं सर, तो एसएचएम की इक्वेशन में टी के साथ जो लिखा होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा लिखा होता तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती, ओमेगा बाई 2 लिखा होता तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 होती। यहां 2 ओमेगा लिखा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो जाएगी। तो 2 ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट के बाई एम।
तो ओमेगा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट के बाई एम। ये आंसर आ गया, ये सही आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन के और एम के फॉर्म में दिए ही नहीं, ऑप्शन जी और वाई नॉट के फॉर्म में दिए। अब क्या करें? तो देखो, जब स्प्रिंग, अब सेकेंड स्टेप क्या करोगे, जब स्प्रिंग एसएचएम करेगी तो जो ये वाला टर्म होता है इसको जीरो पुट कर दो। जब भी कांस्टेंट टर्म हो इसको लेफ्ट में ले आओ, फिर इस पूरे को जीरो पुट कर दो। तो जब इसको जीरो पुट करोगे तुम y माइनस वाई नॉट बाई टू इक्वल टू जीरो, तो y कितना आ जाएगा सॉल्व होकर, वाई नॉट बाई टू, और ये मीन पोजीशन को डिनोट करेगी। यानी तुम्हें पता चल गया कि मीन पोजीशन वाई नॉट बाई टू डिस्टेंस पे होगी। और चूंकि y को कहां से मेजर किया गया, लिखा है y इज मेजर्ड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग। तो जब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड थी, खिंची हुई नहीं थी, नेचुरल लेंथ में थी, ये डायग्राम देखो, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, यहां स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, यहां से y को मेजर किया गया, यहां से y को मेजर किया गया। और देखो ये सॉल्व हो कराया, मीन पोजीशन कितनी डिस्टेंस पर है, वाई नॉट बाई टू। यानी मीन पोजीशन आते आते स्प्रिंग कितना खिंच जाएगी, वाई नॉट बाई टू। मीन पोजीशन पे स्प्रिंग वाई नॉट बाई टू से खिंची हुई होगी। मीन पोजीशन की पहचान क्या होती है, मीन पोजीशन में सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है। तो एक फोर्स mg लगेगा, एक kx वाला फोर्स, और x की वैल्यू है वाई नॉट बाई टू, इलॉन्गेशन कितना है, वाई नॉट बाई टू। बैलेंस करा दो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जगह नहीं बची, इधर बैलेंस करा रहे हैं, तो mg इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में mg जो है वो k वाई नॉट बाई टू को बैलेंस कर देगा, और इससे k बाई एम की वैल्यू आ जाएगी 2g बाई वाई नॉट। ये k बाई एम की वैल्यू आ गई। अब ओमेगा को g के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, देखो कैसे। ओमेगा आया है 1/2 रूट k बाई एम, ये ओमेगा आया है। और k बाई एम की वैल्यू क्या आई है, 2g बाई वाई नॉट। तो k बाई एम की जगह 2g बाई वाई नॉट लिख दो, ये कर देंगे। अब √2 से √2 कैंसिल होगा, तो ये आएगा √g बाई टू वाई नॉट। तो आंसर होगा √g बाई टू वाई नॉट, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। थोड़ा सा इसमें मेहनत थी, लेकिन ये क्वेश्चन कोई खास नहीं था, लेकिन थोड़ी मेहनत थी। इस बात पे हम कई बार बात कर चुके हैं, इस वाली चीज पे क्लास में भी बता चुके हैं, इसको ध्यान रखिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। केरोसिन ऑयल राइजेज अप इन अ विक ऑफ लैंटर्न बिकॉज, लैंटर्न जो होती है उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ता है बत्ती में, उसकी बात कर रहे हैं। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, पता है सबको ये, तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज ए स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, बॉल इज हीटेड, तो कहने कैविटी का क्या होगा। जितने भी आइसोट्रॉपिक मटेरियल हैं उसमें अगर आप उनको हीट करते हैं, या जो भी करते हैं कूलिंग हीटिंग, जो भी होगा वो सारे डायमेंशंस में एक जैसा होगा। अगर एक डायमेंशन इंक्रीज कर रही है तो सब इंक्रीज करेंगे, एक डायमेंशन डिक्रीज कर रही है तो सब डिक्रीज करेंगे। कुछ बढ़े और कुछ घटे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर कुछ नहीं कहा गया है तो सॉलिड बॉल को हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बनी हुई मानेंगे, और इसको हीट करेंगे तो बॉल का डायमीटर बढ़ेगा, बॉल का रेडियस बढ़ेगा, कैविटी का रेडियस बढ़ेगा, कैविटी का डायमीटर बढ़ेगा, यानी कैविटी इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम भी कैविटी का इंक्रीज करेगा, है ना। मैच करना है। ये एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहे हैं लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करो। तो पहला ऑप्शन है, पहले में कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव का एम्पलीट्यूड, इसका जो एम्पलीट्यूड ये चीज होता है ये 2a होता है, और a जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे मिलकर ये स्टेशनरी वेव बनी है उनका एम्पलीट्यूड। तो अगर इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड a आता है तो यहां पर इसमें 2a लिखा होता है ना, ये 2a की वैल्यू होती है। तो इसका आधा होता है जो सुपरपोजिंग वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड, इसका आधा होगा 0.03। तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव 0.03 होगा, यानी a का 4, मतलब ये समझ लो इक्वेशन ऐसे आती है y = 2a sin kx cos ओमेगा।
तो ये जो बाहर लिखा रहता है ये 2a होता है, और a क्या है, इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड जिनके सुपरपोजिशन से ये स्टेशनरी वेव बनी, वही पूछ रहे हैं आपसे a। तो 2a की वैल्यू 0.06 है, a 0.03 हो जाएगा, तो a से 4 मैच करेगा। अब a से 4 थर्ड में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, फोर्थ में नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो। बी, इसमें 2 है उसमें 3 है, बी चेक कर लो, आंसर पता चल जाएगा। बी क्या है, पोजीशन ऑफ नोड। तो देखो जो ये वेव आती है स्टेशनरी वेव, इसका ये पूरा एम्पलीट्यूड कहलाता। तो वहां देखो एम्पलीट्यूड कितना है स्टेशनरी वेव का, 0.06 साइन 2 पाई एक्स, ये पूरा इसका एम्पलीट्यूड है, साइन 2 पाई एक्स ये। अब पूछ रहे हैं बताओ नोड कहां होगा, नोड बनने के लिए एम्पलीट्यूड जीरो, नोड उसको कहते हैं जहां एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। अब ये जीरो है तो इसका मतलब साइन 2 पाई एक्स जीरो हो। अब तुम्हें पता है साइन कितने की वैल्यू जीरो होती है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता। तो इसको बारी बारी करो। पहला एंगल यहां से क्या पॉसिबल है कि ये चीज जीरो हो जाए, तो 2 पाई एक्स इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। 0 ऑप्शन नहीं दिया, तो अगला एंगल चेक करो। दोबारा ये 0 कब होगा, तो दोबारा 0 तब होगा जब ये 2 पाई एक्स की वैल्यू पाई हो जाए। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है। तो 2 पाई एक्स पाई के बराबर हो जाए, पाई पाई कैंसिल हुआ, x 1/2 आया, 1/2 यानी 0.5 मीटर आ जाए। ये दिया हुआ है, ये मिल जाएगा। तो सेकंड से बी से 2 मैच करेगा, बी से 2 केवल फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। चेक करना है तो और चेक कर लो। एंटी नोड कहां बनेगा, एंटी नोड वो होता है जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। देखो एम्पलीट्यूड आया है 0.06 साइन 2 पाई एक्स। एंटी नोड बनने के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। और ये बात तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगी कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती। कब होती है, एंगल जब π/2 हो जाए। तो साइन थीटा +1 है, इसका मतलब अंदर वाला एंगल π/2 होगा। तो 2 पाई एक्स की वैल्यू π/2 होगी, पाई पाई कैंसिल होगा, x 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब 0.25 मीटर। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी का 3, बता ही दिया पहले। डी का 1 हो जाएगा, मिला ही लोगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओपन पाइप है सफिशिएंट लेंथ का, और कह रहे हैं इसको v वेलोसिटी से अंदर डुबोया जा रहा है। जब ये ओपन पाइप था तो दोनों तरफ से खुला होगा, जब पानी में डुबोगे तो एक तरफ पानी आ जाएगा, एक तरफ खुला हुआ रहेगा, यानी एक तरफ से बंद हो जाएगा, एक तरफ से खुला। तो अब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन जाएगा। v स्पीड से इसको अंदर डुबोते चले जा रहे हैं। तो कह रहे हैं जिस वक्त लेंथ l है उस वक्त बताइए इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस रेट से चेंज होगी, ठीक है ना। देन रेट एट विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप चेंजेस, किस रेट से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेव वेलोसिटी v/4l। v है स्पीड ऑफ वेव, यहां स्पीड ऑफ वेव को c लिखा है, तो चूंकि स्पीड ऑफ वेव को c लिखा गया है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा c/4l। अब क्यों चेंज होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एल होती है ऑर्गन पाइप की लेंथ, जितना पाइप में एयर है उस एयर कॉलम की लेंथ। ये एल जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे डूबता जाएगा एल कम होता जाएगा, और एल कम होगा तो एन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे डूबेगा एल कम होता जाएगा तो एन बढ़ता जाएगा, यानी एल वेरिएबल है तो एन भी वेरिएबल होगा। वही पूछ रहे हैं किस रेट से एन वेरी करेगा, पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज होगा ये निकालना है। तो सिंपली समझ लो n का dn/dt निकालना है। अब dn/dt करेंगे तो इधर भी d/dt लगा देंगे, ये लगा देंगे। अब जब d/dt लगाएंगे तो c/4 तो कांस्टेंट है,
तो C/4 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। और L 1/L को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -1/L² dL/dt, डिफ्रेंशिएट कर ही लोगे। तो dN/dt आ गया माइनस का C/4L²। dL/dt, L इसका डिस्प्लेसमेंट है पाइप का, मतलब L जो है डिस्प्लेसमेंट की तरह काम कर रहा, वेलोसिटी आगे नीचे की तरफ है तो L कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी और L में रिलेशन होगा V = -dL/dt। डिस्प्लेसमेंट अगर S से लिखा है तो वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। यहां डिस्प्लेसमेंट L से लिखा है तो dL/dt। माइनस क्यों लिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे L क्या होगा, कम होता जाएगा, तो dL/dt की वैल्यू -V लिखना पड़ेगा। तो dL/dt की जगह -V लिख देंगे तो ये -V आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो dN/dt आ जाएगा CV/4L²। ये आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है ना, सेकंड ऑप्शन। कंडक्टिंग वायर फ्रेम है ये, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, लगातार बढ़ रहा है। पूछ रहे हैं करंट का डायरेक्शन बताओ, इंड्यूस करंट का AB और CD में। तो आपको मालूम है क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो अगर एक लूप होता तो इस लूप में, दोनों लूप अलग अलग देखो, तो हम कहेंगे इस लूप में क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहेगा क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड घटे, और क्रॉस टाइप मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए वो अपनी जो करंट, अपना फील्ड क्रिएट करेगा, वो डॉट टाइप क्रिएट करेगा। यानी इंड्यूस करंट अपना फील्ड डॉट टाइप क्रिएट करना चाहेगी। इंड्यूस करंट का फील्ड डॉट टाइप तभी होगा जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी इसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। दूसरे लूप में भी यही होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम लॉजिक, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे आएगा। लेकिन तुम्हें मालूम है पहले लूप का एरिया ज्यादा है, दूसरे लूप का एरिया कम है, तो डोमिनेटिंग ईएमएफ कौन सा होगा, E1। जब दो सेल एक दूसरे को अपोज करते हैं तो जो नेट करंट सर्किट में फ्लो होती है वो उस सेल के हिसाब से फ्लो होगी जिसका ईएमएफ ज्यादा हो। क्यों बड़ा होगा ईएमएफ वाला, ये पता है, पाई होता है B/A, तो ईएमएफ होता है dφ/dt, और वो करेंगे तो वो आएगा B/dA/dt, सॉरी A/dB, A कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा, तो A/dB/dt। dB/dt तो दोनों लूपों में सेम है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा, तो E1 E2 से बड़ा होगा। तो जो नेट करंट फ्लो होगी पूरे लूप में वो E1 के हिसाब से फ्लो होगी, और E1 के हिसाब से डायरेक्शन दिखाओ तो यहां ऐसे जाएगी करंट आई, फिर इधर ऐसे आएगी, इधर ऐसे आएगी, फिर इसमें ऊपर जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, और इस तरह करंट फ्लो। तो CD में D से C जाएगी और AB में B से A जाएगी, तो B to A एंड D to C, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राफ पूछ रहे हैं ये। TF का मतलब है F, हम लोग इसको F में कंफर्टेबल रहते हैं, F लिख लें, तो F -32/180 = C/100। ये काट दो, 9 आ जाएगा 20 से, ये 5 आ जाएगा, तो F -32/9 = C/5, ये हम जानते हैं। ग्राफ बनाना है F और C में, सिंप्लीफाई कर लो, तो 5F - 160 = 9C, तो 5F - 9C = 160, या ऐसे लिख लें 5F = 9C + 160, F आ जाएगा 9/5C + 32। F को y एक्सिस पे लेना है, y लिख लें, C को x एक्सिस पे लेना है, x लिख लें, +32। ये ग्राफ आ गया, सबको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन होगा, तो ऑप्शन तो स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगी देख भी लो, कैसी बनेगी, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, इधर बना देते हैं,
ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक पे सी लिया गया है, इस पे सी है, इस पे एफ है, ग्राफ बनाना है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सबको दिख ही रहा है। स्लोप कितना है इसका 9/5, इंटरसेप्ट कितना है 32, तो स्लोप है 9/5, सही किया है ना, 5f, f इक्वल टू ये, ठीक है। तो इंटरसेप्ट है 32 और ये है ये, तो स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट 32 है, तो इंटरसेप्ट 32 हो गया, स्लोप पॉजिटिव है ना, स्लोप पॉजिटिव। तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे, और इसका स्लोप जो एंगल है tan थीटा, ये हो जाएगा 9/5, ऐसी लाइन बनेगी। तो लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस होगी और ऐसे पास करेगी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा लाइन ऑफ फोर्स सही है, ये ग्राफ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर बार आपको ऐसे ही बताया, चौथी लाइन सही होगी। क्यों? मेटल का स्फेयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाती नहीं है, और सरफेस के करीब, मेटल के सरफेस के करीब परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, तो यहां ऐसे होगी, तो यहां परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी ऐसे, और यहां भी। ये वाली क्यों गलत है, अंदर चली गई, ये क्यों गलत है, अंदर चली गई, ये क्यों गलत है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, अंदर नहीं जाएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये सारी बातें फोर्थ में सेटिस्फाई हो रही, चौथा सही ऑप्शन हो जाए। अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एसी में मिले, समझ जाओ रेजोनेंस की कंडीशन होती है नॉर्मली। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये सर्किट दिया गया है, रीडिंग ऑफ एसी वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज ही तो नापेगा, ये कैपेसिटर का वोल्टेज बताना है, आरएमएस वैल्यू नापेगा, आरएमएस वैल्यू बतानी है। XC20 XL20, आपको बताया जब कभी XL XC के बराबर हो जाए, VL VC के बराबर हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाए, Z मिनिमम हो जाए, एक भी कंडीशन इसमें से लिखी है तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, सीरीज LCR सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन। XL XC के बराबर है मतलब रेजोनेंस हो गया, जब रेजोनेंस हो जाता है तो Z मिनिमम हो जाता है और R के बराबर होगा, करंट जो है ये मैक्सिमम हो जाएगी और ये VRMS बाई Z, यानी VRMS बाई R के बराबर होगी। VRMS आपको 220 दिया, ये V नॉट है, V नॉट आपको 220√2 दिया है, साइन ओमेगा टी से पहले जो लिखा होता है वो पीक वैल्यू होती है ना, तो ये V नॉट है, VRMS हो जाएगा V नॉट बाई √2, तो V नॉट बाई √2 करेंगे तो 220 आ जाएगा, तो VRMS 220 और रेजिस्टेंस ये 11 ओम, ये 11 ओम सीरीज में है तो 22 ओम हो जाए, तो 22, तो ये 10 वोल्ट आ जाए, तो यानी करंट की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई। अब इसका वोल्टेज क्या होगा, तो इसमें जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर में उसी को नापेगा वोल्ट मीटर, और इसमें वोल्टेज क्या होगा, तो पता है इसका वोल्टेज हो जाएगा VRMS इक्वल टू VC इक्वल टू IRMS इंटू XC, IRMS 10 आया है, XC 20 है, तो VRMS आ जाएगा 200 वोल्ट, सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की सेम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ H/mv होती है, तो H/mp/Vp ये प्रोटॉन का हो गया, H/m अल्फा V अल्फा ये अल्फा पार्टिकल का हो गया, H कैंसिल हुआ, MP/Vp इक्वल टू ये आ गया। अल्फा पार्टिकल का मास हम सब जानते हैं प्रोटॉन के मास का लगभग 4 गुना होता है, तो अल्फा पार्टिकल के मास को प्रोटॉन के मास का 4 गुना रख दिया, MP MP कैंसिल हो गया, क्या निकालना है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का रेशियो, तो Vp बाई V अल्फा 4:1 आ गया, सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, है ना। ए मैन रन्स टूवर्ड्स अ मिरर, लिखा नहीं है कौन सा मिरर, जब नहीं लिखा है तो ये अंडरस्टूड है ये प्लेन मिरर ही होगा, क्योंकि और कोई मिरर होगा तो फिर उन्हें बहुत इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं लिखा है क्वेश्चन के लैंग्वेज से, क्वेश्चन के डाटा से, ये अंडरस्टूड है कि ये प्लेन मिरर ही होगा।
तो एक मैन प्लेन मिरर की तरफ रन करता है, ये प्लेन मिरर है, ये मैन हो गया, ये 6 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ परपेंडिकुलरली रन करके जा रहा है। स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू मैन, तो प्लेन मिरर में आप जानते हो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है उसी स्पीड से इमेज मिरर की तरफ आती है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है तो इमेज भी मिरर के पास आएगी और सेम स्पीड से आएगी, तो इमेज की वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकेंड होगी। अब तुमसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बताओ, ये जो लैंग्वेज है ये पूछ रहे हैं। कैसे निकालते हैं रिलेटिव में, इमेज की वेलोसिटी जैसी है वैसी रखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कह रहे हैं तो इसको पलट देंगे, आगे है पलटेंगे तो पीछे हो जाएगी, और अब दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, और सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहे हैं, हमने आपको डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लिखाए इस तरह के केसेस में जिससे टाइम बचे। फिलहाल एक बार डिराइव कर देते हैं। जब भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आए इस तरह का, तो जहां से फेंका गया इसको ओरिजिन मानो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। टाइम निकालने के लिए सबको रिजॉल्व करो एक्स वाई में, तो वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट 10 cos 30 और ऊपर की तरफ आएगा 10 sin 30। sin 30 1/2 होता है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ जाए। टाइम हमेशा वाई मोशन से निकलता है, वाई मोशन में इक्वेशन लगा दो, सेकेंड इक्वेशन स्मार्ट इक्वेशन, वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जमीन तक जाना है प्रोजेक्टाइल को, जमीन पे जाने के लिए जो कोऑर्डिनेट होगा यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो रेंज के बराबर हो जाएगा, रेंज अगर आर है, और वाई कोऑर्डिनेट यहां -60 हो जाएगा। -60 कैसे देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, हाइट या डेप्थ, ओरिजिन से हाइट या डेप्थ। ओरिजिन यहां है, यहां का वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, ओरिजिन से गहराई लिख लेंगे, गहराई कितनी दी हुई है 60 मीटर, ओरिजिन से नीचे हैं तो माइनस ले लेंगे, ऊपर होते तो प्लस लिख लेते, तो वाई हो जाएगा -60, तो वाई को -60 लिखो। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 10 sin 30 आया है, वो 5 है, ऊपर की तरफ है +5 लिख देंगे, इंटू टी, ए वाई जी होता है और इसको हमेशा -g लेते हैं स्मार्ट इक्वेशन में, अप्लाई कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दो तो -12 इक्वल टू टी -4t स्क्वायर। सबको इधर ले आओ, 4 नहीं बचेगा, ये 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो गए, टी स्क्वायर बचेगा। सबको इधर ले आओ, टी स्क्वायर -t -12 इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य मेथड लगा दोगे, टी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 4 आएगी और एक -3 आएगी। नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड, ये हो जाएगा। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाया है कि किसी हाइट से ऊपर फेंका जाए तो कितनी देर बाद प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, नीचे की तरफ मुंह करके फेंका जाए इंक्लाइंड तो कब जमीन पे गिरेगा। ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट लिखाए हैं, उनसे टाइम बचेगा, फॉर्मूले सीधे यूज करो, है ना, ये करने की जरूरत नहीं। तो आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एरर का क्वेश्चन है ये, और कह रहे हैं P दिया है a³ b² बाई CD। सबका एरर दिया है, P का एरर पूछा गया, सीधे फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर इन P, डेल्टा P बाई P इंटू 100। पावर बाहर ले लो, डेल्टा A बाई A इंटू 100, B की पावर बाहर ले लो 2 डेल्टा B बाई B इंटू 100, C की पावर 1 है तो डेल्टा C बाई C इंटू 100, और D की पावर भी 1 है तो डेल्टा D बाई D इंटू 100। ये कहलाएगा परसेंटेज एरर इन P, ये परसेंटेज एरर इन B, ये परसेंटेज एरर इन B, ये C और ये D। वैल्यू रख दो, तो परसेंटेज एरर इन P तो निकालना है तो इसकी वैल्यू तो निकालनी है, तो जो निकालना है उसको यही लिखा देते हैं 3। ये परसेंटेज एरर इन A है और A में परसेंटेज एरर 1% दिया है,
तो यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू 1% है, तो 1 लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स ये परसेंटेज एरर इन बी है और बी में परसेंटेज एरर 2% दिया, तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू 2%। ये परसेंटेज एरर इन सी है और इसकी वैल्यू है 3%, और ये परसेंटेज एरर इन डी है और इसकी वैल्यू है 4%। जोड़ लो, तो ये 3 + 4 7 + 3 + 4 14% आंसर आ जाएगा, 14%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 14%, यानी फोर्थ ऑप्शन, है ना। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, वही क्वेश्चन है, किसी बाई कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबो तो फोकल लेंथ 4 गुना हो जाती, लेकिन यहां पानी में नहीं डुबोया गया, यहां किसी मीडियम में डुबोया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, तो यहां पर आपको डायरेक्ट 4 गुना नहीं करोगे, पानी में डुबोते तो 4 गुना हो जाता। क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है म्यूएल अपॉन म्यूएस माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है। पहले केस में फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, R1 R2 तो कांस्टेंट ही है, पानी में डुबोने से R1 R2 तो बदलेंगे नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 यानी 1/f, 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यूएल माइनस म्यूएस अपॉन म्यूएल। ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, पानी में डुबो कहीं डुबो ये तो बदलेगा नहीं, तो ये हिस्सा इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ये आ गया। तो अब 1/2 सेंटीमीटर था पहले एयर में, है ना। म्यूएल का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का, वो 1.5 है, सराउंडिंग एयर थी 1 था, ये 1.5, ये आ गया 1/2 प्रोपोर्शनल टू। बाद में कह रहे हैं किसी लिक्विड में डुबो दिया तो 1/f प्रोपोर्शनल टू। म्यूएल जो है वो लेंस का तो 1.5 ही रहेगा, सराउंडिंग का 1.25 हो गया अपॉन 1.5, डिवाइड कर दो दोनों को, f ऊपर चला जाएगा, f/2 इक्वल टू ये 0.5 अपॉन 1.5 तो 1/3 बचेगा, नीचे 0.25 अपॉन 1.5 ये 1/6 आ जाएगा, तो यानी f/2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5, 0.5 अपॉन 1.5 1.3 1/3, यहां 0.25 बचेगा, 0.25 अपॉन 1.5, तो 0.25 अपॉन 1.5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 1/6, 1/3 1/6 करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा, तो f/2 ये 1/6 ही आएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा तो f की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, लेकिन 4 तो दिया नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 1/2 म्यूएल माइनस म्यूएस, अच्छा यहां म्यूएस होगा ना, ये म्यूएस होगा, तो ये f/2 इक्वल टू डिवाइड कर लेंगे 1.5 माइनस 1 और नीचे म्यूएस है और म्यूएस 1 होगा, तो ऊपर आएगा 1.5, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे म्यूएस आएगा, इधर 1.25 1.5 माइनस 1.25 अपॉन 1.25 आएगा, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग हो गई 1.25, ऊपर आएगा 0.25, नीचे आएगा 1.25, 0.25 अपॉन 1.25 करेंगे तो 5 आएगा, है ना। ये 0.25 अपॉन 1.25 तो 1/5 आएगा, तो इससे f/2 आ गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 1.5 इंटू 5, ये आ जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ हुआ फिर से क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक, 1.5 माइनस 1, अच्छा ये 0.5 होगा, देख रहे हो क्या गड़बड़ हो रहा है बार बार, 0.5
ये 1/5 आया, तो ये आएगा 0.5 बचा ऊपर, और नीचे आया 1/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 इंटू 5, 2.5 आ जाएगा, एफ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखना है कुछ क्वेश्चनों में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे अब हम कर रहे थे छोटी छोटी कैलकुलेशन, गुणा भाग गलत हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि ये था कि जल्दी पेपर खत्म करें, अब आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लें, तो ये चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं। एग्जाम में भी ये गलतियां आपसे हो सकती हैं, जल्दबाजी में आपसे ये एज्यूम करके चलो कि एक दो ऐसी गलतियां होंगी कि 15 + 10 को 35 लिखाओगे, 5 × 4 को 50 लिखाओगे, एक आधी गलतियां ऐसी होना पॉसिबल है, वो लक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हो ना हो, तो उनको कंसीडर करके पेपर करो कि एक दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होंगी, इसलिए कॉन्सेप्चुअल और टेक्निकल मिस्टेक ना होने पाए, है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हुआ पेपर। तो नेक्स्ट सोल्यूशन में मिलते हैं, तब तक पेपर को देखिए और ध्यान रखिए, पिछले पेपर के क्वेश्चंस को याद रखिए, स्टैंडर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, अगली बार वो क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, तब तो पेपर देने का फायदा है। पिछली बार क्वेश्चन आया था पेपर में, दोबारा किया या तो गलत हो गया या काफी टाइम लगा सॉल्व करने में, इसका मतलब पिछले पेपर से कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसको ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, है ना। थैंक यू।